ओके, सो कल तक हमने इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी डिस्कस कर लिया था। लास्ट टॉपिक वाज इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। सो आज मुझे कौन याद दिलाएगा? मानसवन याद दिलाएगा। मानसवन, आवाज आ रही है? मानसवन, दिव्यांशी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी बताओगे कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका क्या मतलब है? अच्छा, माई टर्न। हाँ मानसवन बताइए। सर क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये था मानसवन कि अगर एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में तो क्या कंडीशंस होती हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी? आप कब कह सकते हो कि रिजिड बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में? क्या क्या कंडीशंस है इक्विलिब्रियम के लिए? सर एफ नेट 0, क्या जीरो? टोटल फोर्स और भी कोई कंडीशन है? और टॉर्क भी 0 होना चाहिए। हाँ, तो अगर आप कह रहे हो कि रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशंस होंगी, नेट फोर्स भी जीरो होगी, नेट टॉर्क भी जीरो होगी। सो क्वेश्चन देखिए, जैसे एक ये न्यूमेरिकल गिवन है, मेटल बार 70 centimeter long and 4 kg in mass is supported on two knife edges placed 10 cm। ये इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पर बेस्ड है। A 6 kg weight is suspended at 30 centimeter from one end. Find reaction of knife edges. Reaction of knife edges. तो देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको एक मेटल बार दिया हुआ है, मीन्स एक मेटल का पीस दिया है, इसे आप मेटल बार समझ लो। ये मेटल बार है, और इस मेटल बार को दो नाइफ एजेस पे रखा हुआ है, मीन्स दो पॉइंटेड एंड्स हैं। इन पॉइंटेड एंड्स पर इस मेटल बार को रखिए, ये नाइफ एजेस है। जो टोटल लेंथ है मेटल बार की, दैट 70 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द मेटल बार इज 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर इज द टोटल, और इसका जो मास है दैट्स 4 kg। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक पॉइंट मास हो, मैं एक पॉइंट दूं आपको और आपसे कहूं इसका मास 4 kg है, तो आप कहोगे हाँ डाउनवर्ड्स 4 kg एक्ट कर रहा हो। लेकिन इस पूरी रॉड का मास 4 kg है। 4 kg में कहाँ लगाऊं? डाउनवर्ड्स 4g लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहाँ अप्लाई करेंगे? पॉइंट के लिए तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपको एक रिजिड बॉडी दी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूज कर लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी
फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ मास मानो, जैसे सेंटर ऑफ मास है ऐसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूज कर लेते हैं जो बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजॉरिटी ऑफ बॉडीज के लिए वहीं लाई करेगा जहां सेंटर ऑफ मास है। तो टोटल जो वेट होगा बॉडी का उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा। तो ये जो जी है दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ यह मानिए जहां आपके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। टोटल मास इज 4 kg, तो डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है विच इज 5g। ऐसे वेट एक्ट। अब नॉर्मल रिएक्शन देखिए, यहां एक नॉर्मल रिएक्शन है N1, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है विच इज N2। ये दो नॉर्मल रिएक्शन है, एक नॉर्मल रिएक्शन N1 हो गया, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इज N2। और एक चीज और दे रहा है, वो आपसे कह रहा है 6 kg वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो किसी एक एंड से 30 सेंटीमीटर पर एक 6 kg का मास और कनेक्ट, so that means 6g वेट यहां और कनेक्टेड। और कुछ सेपरेशन आपको गिवन है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो सेपरेशन है ये सेपरेशन भी 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द सिस्टम कि आपको एक रॉड गिवन है और मेटल बार, द लेंथ ऑफ द मेटल बार इज 70 सेंटीमीटर, इट्स मास इज 4 kg, सो वेट वुड बी 4g। वेट आप अप्लाई कहाँ करेंगे, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वेट एक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक बॉडी रख दी 6 kg की, तो इसका वेट भी नीचे एक्ट कर रहा होगा 6 kg। दिस इज योर एंटायर सिस्टम एंड दिस एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब आपसे कहता है ये जो नाइफ एजेस है ना, ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहे हैं, इसी तरह से ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके दिखा दो। ये N1 और N2 अननोन। अब पहले मुझे कुछ आंसर्स देना शुरू कीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। जानवी मुझे बताओ यहाँ टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है, टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है जानवी? सर वेट एक्ट कर रहा है और नॉर्मल रिएक्शन करके बता दो, 2 3 4 5 6 कितनी फोर्सेस आ रही है, काउंट करके बता दो। सर सबकी अलग अलग। टोटल नंबर ऑफ फोर्स सिस्टम में, टोटल कितनी फोर्स है, कितनी दिख रही है? तब मुश्किल है काउंट करना। 4 सर। फोर्सेस एक्ट कर रही है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरा इक्विलिब्रियम में है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सर ये हमें कैसे पता चला कि ये इक्विलिब्रियम में है? कह रहा है ना इट्स प्लेस्ड। अच्छा, इसमें से मैंने एक लाइन निकाल दी, ये सारा का सारा सिस्टम रेस्ट में, कहीं मूव नहीं कर रहा, कहीं कहीं। ओके सर। सर बार अब्दुल हन्नान का क्वेश्चन है, बार का वेट 4 kg सस्पेंड। अरे क्यों नहीं हो सकता अब्दुल हन्नान, एक रॉड ली मैंने, उस रॉड का वेट 4 kg है, उसके ऊपर मैंने 6 kg की एक और रॉड रख दी, क्या परेशानी है? चालू कर सकते हैं ना। मजबूत रॉड है, स्ट्रॉन्ग रॉड है, उसके अंदर मैंने एक और उठा के रख दिया वेट। नहीं नहीं नहीं, रॉड में से अलग से उठाकर मैंने रख दिया। अब ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में, ये कहीं मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक दो तरह के इक्विलिब्रियम्स होंगे, रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सुधांशु जरा बताओ मुझे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है? सुधांशु। सर n is equal to नेट फोर्स इज 0। सुधांशु बड़ा कर, नेट फोर्स इज 0। अब बताओ मुझे ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सर n1 n2 और डाउनवर्ड्स mg और 4g। दो फोर्स ऊपर एक्ट कर रही हैं, दो नीचे। नेट के लिए सबको ऐड करना है, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो। बताओ मुझे नेट फोर्स कैसे आएगी? पहला मैंने
n1 plus n2 is equal to 4g plus 60. तो मैं ऐसे लिख दूं n1 plus n2 is, या n1 और n2 ऊपर है पॉजिटिव, -6g minus 4g equal to 0, ऐसे ही आएगा नेट फोर्स। सो ये हो गया n1 plus n2 minus 10g is equal to 0. So g is 10, right? So n1 plus n2 minus 10 into 10, g is 10. So your n1 plus n2 comes out to be 100. That's my first equation. This is for the translational equilibrium of this rod. अच्छा मानस, मुझे बताओ यहाँ और भी किसी टाइप का इक्विलिब्रियम होगा? रोटेशनल। हाँ, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा मानस? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो मानस, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है? टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 होगा, वेरी गुड। अब टॉर्क हम किसी एक्सिस के अबाउट चूज करते हैं? यस सर। हमेशा जब भी आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक एक्सिस चूज करना होगा। लेट्स से मैं यहाँ आपसे कहता हूँ टॉर्क मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालना। एक्सिस चूज करना आपकी मर्जी है, आप जहां चाहो एक्सिस चूज कर सकते हो, बट हम ऐसी एक्सिस चूज करते हैं जिस एक्सिस के अबाउट मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस की वजह से टॉर्क 0 है। अब आपकी चॉइस है, आप कहीं भी एक्सिस ले लेते हैं। मैंने एक्सिस ले लिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस पास हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी से पास होता हुआ एक्सिस ले, ये कुछ ऐसा है। ये ना आपकी रॉड। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस जानवी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बाद आपने क्या बोला? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बाद मैंने कहा नेट टॉर्क 0 होगी। यही कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। अगर मैं कह रहा हूँ एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो नेट टॉर्क 0 होगी। यस सर, यस सर। सो नेट टॉर्क किसी एक एक्सिस के अबाउट होनी चाहिए। हम एक्सिस चूज कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है। तो नेट 0 अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी द नेट टॉर्क कम्स आउट। अब ये कुछ ऐसा है, इस रॉड को आप ऐसे मान लो कि ये आपको रॉड दी हुई है, ये रॉड, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ से पास होता हुआ मैं एक्सिस ले रहा हूँ। ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक एक्सिस पास हो रहा है और उस एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मानस मुझे बताओ जरा यार, n1 मुझे सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ये सेपरेशन कितना होगा भाई? सेंटर पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो ये वाला पूरा डिस्टेंस 35 हो जाएगा। ये कितना आएगा मानस? मानस जोशी? सर 25 सेंटीमीटर। और आइडेंटिकल है तो यहाँ पे कितना आएगा? 25। अच्छा यार, ये कितना होगा? ये एंड से आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। सर ये 35 कैसे आया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर पर होता है, एट द सेंटर ऑफ द रॉड। तो टोटल लेंथ अगर 70 है तो सेंटर कहाँ होगा? 70 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ओके सर, यस सर। तो ये 30 सेंटीमीटर वाला भी दे रखा है जी, ये भी मैंने क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये रहा। तो ये 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जब मैं टॉर्क ले रहा हूँ यहाँ पर, सो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस गिवन है सब में। n1 की वजह से जो टॉर्क होगी, ये रहा फोर्स n1, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस पास हो रहा है। ये एक्सिस है आपका जो मैंने डॉटेड ब्लू लाइन से ड्रॉ किया हुआ, ये 25 सेंटीमीटर। भाई सब कुछ मैं मीटर में लूंगा, सो 25 विल बी 0.25 ओनली। अब इतना आता है आप लोग। और एक चीज और मैं कन्वेंशन यूज करूंगा, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव लूंगा। मींस अगर टॉर्क क्लॉकवाइज आ रही है तो नेगेटिव, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो पॉजिटिव। सो दिस इज n1। n1 की टॉर्क बताओ मानस कितनी आएगी अबाउट g? मानस सर n1 की ये तो बता रहा हूँ। कल सिखाया मैंने, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर
इतना सोचने वाली क्या बात है, फोर्स n1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर्स। 0.2। अच्छा अभी ना मैं यहाँ प्लस माइनस लिखता हुआ चल रहा हूँ, सर इसको नेगेटिव लेंगे ना? अभी वो देखेंगे प्लस माइनस, अभी सीखेंगे कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो पॉजिटिव, उसे अभी डिस्कस करेंगे। पहले जस्ट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते। हाँ अब्दुल्ला बताओ क्या डाउट है? अच्छा भाई देखिए कल की क्लास में सिखाया था टॉर्क कैलकुलेट करना है कि ये एक्सिस है, ये फोर्स है n1, ये फोर्स है ना n1 की वजह से मुझे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है क्या, इट्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ आपकी जो फोर्स है दैट फोर्स इज n1, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट 0.25 मीटर, सो दैट्स n1 into 0.25 प्लस माइनस हमने लगा दिया, दैट्स प्लस माइनस, कि क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। मैं सिंपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर रहा हूँ अब्दुल्ला। अब बताइए आया इतना? अच्छा अब नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज 6G। ये मुझे कौन बताएगा? ये मानसविन बताएगा। मानसविन बताना यार 6G की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। सर ये 0.25 कैसे आया? ये देखो ये कल सिखाया था, याद है कल आर परपेंडिकुलर इनटू एफ सिखाया था। यस सर यस। एक्सिस है G से पास हो रहा है, फोर्स है ये n1, तो n1 और G में सेपरेशन कितना है जानवी? 25। सेंटीमीटर, मीटर में कितना हो जाएगा? अच्छा मीटर में कन्वर्ट किया, ओके सर। इसके बाद अब जानवी तुमने पूछा है तो यहाँ बताओ 6G की वजह से इसके अबाउट टॉर्क कितनी होगी, इस फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टॉर्क। सर 6G की वजह से एक मिनट सर, N1 पे सर। एक्सिस पढ़ो, यहाँ कहाँ दिया हुआ एक्सिस, कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स के लिए मैं कैलकुलेट करवा रहा हूँ आपसे टॉर्क 6G। जी, तो n1 का कहाँ से कोई रूल आएगा? n1 का तो कोई रूल नहीं आएगा ना, फोर्स और एक्सिस से मतलब है आपको। बताइए सो 6G into वेरी गुड, सर इनटू सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेपरेशन कितना है बच्चे? आर परपेंडिकुलर सिखाया था ना कल, 5 फोर्स और एक्सिस। 5 किसमें है, मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर 0.5। मीटर में कितना हो जाएगा? 0.5। 0.05 प्लस। यस ये और बताओ 4G की वजह से G के अबाउट टॉर्क चाहिए, बताओ कितना आएगा 4G की वजह से G के अबाउट? 4G into 0.25। क्या होता है आर परपेंडिकुलर, क्या चीज होती है जानवी? आर परपेंडिकुलर क्या होता है? कल तो सीख गई, आज भूल गई फिर से। मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। कह रहा हूँ बच्चे, मैं कह रहा हूँ टॉर्क निकालो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हर फोर्स की वजह से। n1 मानस ने बता दिया, 6G करवा दिया आपसे, 4G ये जो फोर्स है 4G दिख रही है 4G, इसकी वजह से यस सर। टॉर्क चाहिए। तो आपने कहा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर कितना है? मानसविन का आंसर सही है, अब्दुल हन्नान अब्दुल्ला सब सही बता रहे हैं। जानवी 4G कहाँ से पास हो रहा है? क्या G से पास हो रहा है? यस सर। नहीं उसके ऊपर से पास हो रहा है। ये ना, यही तो लाइन ऑफ एक्शन है। यस सर। या लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है? लाइन ऑफ एक्शन, यस। लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास हो जाए तो डिस्टेंस कितना? 0 आएगा। जानवी देखो तुम्हें सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी, अब ये चीज बिल्कुल बता रही है कि आपने कल का लेक्चर एक बार भी पलट के नहीं देखा, ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी।
कल आप ये चीज़ सीख गई थी, कल आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी इसकी, आज आप बिल्कुल भूल गई वो चीज़। इसका मतलब सिर्फ ये कि आपने कल का लेक्चर एक बार भी पलट के नहीं देखा। आधा घंटा तो देना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। अच्छा अब ये बताओ, N2 है, N2 की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट टॉर्क चाहिए, बताओ कितना होगा। N2 के टॉर्क चाहिए, N2 की वजह से टॉर्क कितनी आएगी बताइए। N2 into 0.25. अब तुम्हें याद आ गया, तुम सीख गई, थोड़ा सा रिवाइज तो करना पड़ेगा। ये आ गया, चलो गुड, मानस जोशी का आंसर भी आ गया। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी टॉर्क क्लॉकवाइज है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जहां रोटेशन क्लॉकवाइज होगा उसे नेगेटिव लेंगे, जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी उसे पॉजिटिव करेंगे। अभी देखते हैं अब्दुल हन्नान सेम आएगा या नहीं आएगा। तो सुनो, अभी ये यहां तक समझ में आया आप लोगों को सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सी टॉर्क पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव। तो उसके लिए सब अपना पेन ऐसे पकड़ो जैसे मैंने पकड़ा हुआ, ऐसे कर कर पेन पकड़ो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्सिस है ना सुधांशु, ये 25 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.25 आया। अब सुनो, बस कोई सवाल नहीं, सुनो जरा, पेन उठाओ अपना, और जो तुमने एक्सिस लिया है, एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। एक्सिस से पेन को पकड़ो, ऐसे कर कर पेन पकड़ लो एक हाथ से, जो एक्सिस है तुम्हारा सेंटर से, वहां से पकड़ो। अब N1 देखो कहाँ एक्ट कर रहा है, ऊपर, दूसरे हाथ से N1 ऊपर अप्लाई करो, और मुझे सबका देखिए, सब लिखो जरा कॉपी में, चैट रूम में, कि तुम्हारा पेन रोटेट कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे पकड़ा, ऊपर N1 एक्ट कर रहा है, रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अबे मेरा पेन मत देखो, अपना पेन पकड़ो और देखकर बताओ मुझे तुम्हें रोटेशन कैसा दिख रहा है। सारे उल्टे हो गया। हाँ, क्लॉकवाइज यार। अरे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऊपर लगाओ फोर्स, तो ये रोटेशन तो क्लॉकवाइज होता है। यहां देखो, अगर मैं इधर फिक्स कर देता हूं और ये मैं ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसे ही तो रोटेट करेगा। सॉरी सर, मैंने अपोजिट तरह से लगा दिया। तुम अपनी मर्जी से लगा दो, मैं कुछ कहता हूं तुम लोगों से। हाँ, तो रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। सर आपने ये N1 को हमें, मतलब N1 जिस तरफ से N1 लग रहा है उस हाथ को ऊपर जाने को भी बोला, हम N2 को भी तो कर सकते हैं ना। क्या कहा आपने दोबारा? सर आपने हमें N1 के अबाउट, मतलब आपने N1 को ऊपर पुश किया ना, मतलब हाँ, तो हम N2 को भी तो कर सकते हैं। अभी सबको करेंगे, अभी सबको करेंगे एक एक कर कर। पहले N1 की वजह से टॉर्क ओके ओके। करने, फिर N2 पर भी आएंगे। सो अगर ये है और फोर्स आप ऊपर लगा रहे हैं, तो रोटेशन इज क्लॉकवाइज, तो इसे आप लिखोगे नेगेटिव साइन के साथ, प्लस माइनस 6G। अब ये बताओ जानवी, जरा देखकर बताओ, ये जो 6G है इसकी वजह से, ये जो 6G फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 6G की वजह से कैसे रोटेट करेगा? भाई अगर ये 6G नीचे खींचेगा, हाँ, एक मिनट। ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो और नीचे खींच लो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाए। और ये मैंने टॉर्क में शुरू में लिखवाया था कन्वेंशन कि क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब मुझे लग रहा है कि कोई एक स्टूडेंट, मुझे एक फैकल्टी लगानी पड़ेगी कि मेरी क्लास से पहले वो आपसे पूछे कि आपको पुराना याद है। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। भाई देखो ये तो जीरो है, इससे तो कुछ नहीं करता। N2 जरा चेक करो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे पकड़ लो, ऐसे ले जाओ ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव होता है। ये आ गया एक्सप्रेशन, तो आया -N1
इंटू 0.25, 6g, g की वैल्यू 10 रख दो, इंटू 0.05, ये तो 0 हो गया, प्लस इंटू मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन रब कर दूं? क्वेश्चन लिख लिया था सबने? यस सर। चलो सबने क्वेश्चन लिख लिया है, इसको मैं रब कर दूं। अच्छा, तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, -n1/4 प्लस 60 इंटू 0.05 प्लस n2/4 इज इक्वल टू 0। 0.25 को लिख सकता हूँ ना 1/4, तो ये आ गया n2/4 माइनस n1/4, और ये 60 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 6 5 30, 303 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर। सो इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं, n2 माइनस n1/4 is -3, n2 minus n1 is -, that is equation number 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं 1 और 2। तो जब हम ऐड करेंगे 1 और 2 को, सो यू विल गेट n1 प्लस n2 is 100 माइनस n1 प्लस n2 is -12। भाई ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका ट्वाइस ऑफ n2 is 88, n2 आ गया 44, ये which is 44। अब इस n2 की वैल्यू उठाकर कहीं भी रख दो, n2 को उठाकर आप 2 में रख दो, तो 44 माइनस n1 is -12, सो n1 आ जाएगा आपका 44, 54 और 56, सो दिस इज 56 न्यूटन। इतना लिखो, और अगर इसमें कहीं कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताते रहो। तो अब्दुल्ला असलम, ये तो सेम तो नहीं आ रहा है, सब अलग अलग आ रहे हैं। चलो सर क्वेश्चन जब हमें गिवन होगा ये एग्जाम में, तो हमें डायग्राम खुद बनाना होगा? हाँ, हो सकता है डायग्राम बनवा दे, कुछ क्वेश्चंस में दे देगा आपको। ओके। ना एज का मास हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो रॉड सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एजेस नहीं सॉल्व कर रहा। अगर एजेस का मास होगा भी तो वेट एजेस पर एक्ट करेगा, रॉड पर तो एक्ट करेगा नहीं, रॉड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो मैटर नहीं करेगा कि एजेस का मास है या नहीं, नाइफ एजेस। हाँ बिल्कुल अब्दुल हन्नान, जैसे एजेस लगा रहे हैं रॉड पर, बिल्कुल वैसे ही रॉड भी एजेस पर लगाएगी, लेकिन एक्शन और रिएक्शन तो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। और हमें सॉल्व करना है रॉड को, हमें एज को सॉल्व नहीं करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों इक्विलिब्रियम कंसीडर करने होंगे। ओके, आज कोई फर्स्ट क्लास नया बच्चा है? अनुभव छेत्री। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग यार, कुछ आया समझ में? So the only chapter left in school is chapter number 7, and apparently we're doing that right now. So I kind of didn't get it because I wasn't here yesterday. This is the first time I'm here. आज अनुभव इसको कंटिन्यू करो, ठीक है? टू अरेंज अ बैकअप क्लास विद यू। हाँ जी सर। चीजें कवर अप हो जाएंगी, एक ब्रिज क्लास देनी होगी। सो मे बी आज तुम्हें फिजिक्स ना समझ में आ रही हो, बट एटलीस्ट कैलकुलेशन समझ में आएंगी। सो जस्ट The calculation was clear. कॉन्सेंट्रेट ऑन कैलकुलेशन। जैसे 2 आवर की मुझे एक ब्रिज कोर्स देना होगा तुम्हें, उसके बाद आप आ जाओगे, बिल्कुल समझ में आने लगेगा।
Yes, sir, because this is the only chapter we left in school. वही। और बाकी लोगों का क्या हाल है? गौरव? सर एक चीज पूछनी थी, हाँ बोलो। मतलब इसमें नहीं, मेरे वो पेपर के लिए इनर्शियल जो मोमेंटम था, क्या था, इनर्शियल मोमेंटम या जो भी वो टॉपिक का नाम था सर, वो हो जाएगा इस हफ्ते में या फिर मैं मेरे को आपसे? मोमेंट ऑफ एनर्जी, राइट? हाँ, मोमेंट ऑफ टॉपिक इज द नेक्स्ट टॉपिक। आज शुरू हो जाएगा। जस्ट हाँ वन जी, विल स्टार्ट विद मोमेंट ऑफ एनर्जी। ओके। सो इतना हो जाए मुझे बताना, इसको रब करते हैं। एक न्यूमेरिकल और सेम लॉजिक, कोई रट्टा नहीं मारेगा न्यूमेरिकल। रब कर दूं सब? दिव्यांशी? चलो इसको रब कर रहा हूँ। जानवी हो गया ना सब? सर एक मिनट, क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या थी? Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शंस निकालने हैं। सर क्वेश्चंस में लैंग्वेज क्या थी? क्या कहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन निकालने हैं। रिएक्शन ऑफ द नाइफ एजेस कह रहा था, कैलकुलेट रिएक्शन ऑफ द नाइफ एजेस। ओके सर। सर क्वेश्चन वो वाले प्रीवियस वाले में। हाँ मानस, क्या पूछ रहा हूँ? सर इसमें इसको 60 वाले को हमने पॉजिटिव क्यों लिया है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। देखो अगर मैं इसको रॉड को ऐसे पकड़ लूं और एक फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, then this rotation would be anti-clockwise, right? यस सर, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। If rotation is anti-clockwise, then torque is positive. For clockwise rotation, your torque is negative. So इसको फिर मैं रब कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम तक तो चीजें वन डायमेंशनल थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वहां से एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में आपको इक्विलिब्रियम कंसीडर करना। सो इसका डायग्राम दिया है, पहले मैं लिख दूं फिर डायग्राम ड्रॉ करूं। A 3-meter ladder weighing 20 kg leans, और जानवी ढंग से देखना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तुमसे ही होगा, on a frictionless wall. Its feet rest on the floor. One meter from the wall. That's shown in figure. Find reaction forces of wall and floor. So this is the problem कि आपको ये फ्लोर दिया है, ये वॉल दी है, ये फ्लोर है और ये वॉल, और यहाँ पर एक लैडर कनेक्ट कर दी। इसे बड़ा बनाना चाहिए और लंबा कुछ स्पेस चाहिए, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। ये फ्लोर है और ये वॉल है।
और यहाँ पर एक लैडर रखी हुई है। ऐसे करके ना एक लैडर यहाँ रख दी। कुछ चीजें गिवन है दैट द वॉल इज फ्रिक्शनलेस। ये जो वॉल है, दिस वॉल इज फ्रिक्शनलेस। आपको फोर्सेस चाहिए जो भी इस लैडर के ऊपर एक्ट कर रही होंगी, वो सारी फोर्सेस आपको कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन लिखिए, मुझे जरा सी चीजें रब करनी होंगी, स्पेस नहीं है बहुत ज्यादा, जल्दी से लिखो इसे। तो ये वॉल है, ये लैडर है, वॉल, फ्लोर। जी सुधांशु, नाइफ एजेस वाले क्वेश्चन के बाद यही मेरी। सर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? पूरा सिस्टम एक बिल्कुल अपना। सर ये हमें इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर, इससे पता चला है ना कि इक्विलिब्रियम में है। जी, इट रेस्ट ऑन द फ्लोर, इक्विलिब्रियम। अब देखिए वॉल तो फ्रिक्शनलेस है, मुझे बताइए क्या फ्लोर फ्रिक्शनलेस हो सकता है या फ्लोर रफ होना चाहिए इस लैडर की इक्विलिब्रियम के लिए? सर रफ होना चाहिए। अगर फ्लोर भी फ्रिक्शनलेस हो गया तब तो ये स्लाइड कर जाएगी, इट्स अ रफ फ्लोर। तो देखो उसने इसलिए इसको मेंशन नहीं किया कि रफ है या स्मूथ है, ये आपको लॉजिक से डिसाइड करना है कि ये जो फ्लोर है दैट फ्लोर इज रफ, तो इस फ्लोर में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले डिसाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी एक्ट कर रही है। तो ये आमना बताएगी। आमना मुझे बताओ जरा, इस रॉड पर दो जगह कांटेक्ट हो रहा है, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट बी पे बताओ आमना कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है रॉड लैडर के ऊपर? तो एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। बी पॉइंट पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, वेरी गुड, ये नॉर्मल हो गया। और बताओ और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? और सर और कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही होगी क्योंकि फ्रिक्शनलेस है वॉल तो। ए पॉइंट पर बताओ क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं? ए पे भी नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है एक, और फिर एक फ्रिक्शन। Normal force will act in upwards direction, right? That's it. यस सर, यस सर। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बता सकते हो आप ना? फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन सर राइट में। राइट में। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को सपोर्ट करता है, अपोज करता है? अपोज करता है। अपोज करता है। तो इस लैडर की टेंडेंसी होगी ना यहाँ स्लाइड कर देने की। यस सर, तभी तो कहा राइट, अच्छा, वेरी गुड। मतलब वॉल की तरफ। तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये सबको समझ में आया? नॉर्मली एक्शन वॉल के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, एक नॉर्मली एक्शन फ्लोर के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। लैडर की टेंडेंसी होगी लेफ्ट में स्लाइड कर जाने की, तो जो मोशन की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो आमना कि यहाँ पर वेट भी एक्ट करेगा। वेट कहाँ? यस सर, सेंटर पे। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द रॉड, और इस सेंटर पर यहाँ वेट एक्ट कर रहा है। सो दिस इज द वेट ऑफ द रॉड एक्टिंग। ये वेट है, इस वेट को आप mg कहो। वेट ऑफ द रॉड, ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और कोई
सर तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा ना? जी सर तो ये अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा ना? हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है, बट फिलहाल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल ऐसे ही ले लो। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके लिए वही काम करेगा जो काम सेंटर ऑफ मास करता है। अब आपका काम ये है कि वेरिएबल्स कितने हो गए, एक n1 वेरिएबल है, एक n2 वेरिएबल है, एक फ्रिक्शन वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस चाहिए। ये पूरी रॉड की लैडर है, दिस लैडर इज इन इक्विलिब्रियम। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ दो तरह के इक्विलिब्रियम्स होंगे, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए, मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, वाई के लॉन्ग भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पहले मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहा हूँ। एक्स के लॉन्ग काउंट करके बताओ जरा सुधांशु, कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग? नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। सर दो। कौन कौन सी बताओ? नॉर्मल नहीं, फ्रिक्शन और एक n1। हाँ अब्दुल हन्नान बिल्कुल सही बता रहे हैं, दो होंगे ना। n1। हाँ जी सर, f फ्रिक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, f माइनस n1 इक्वल टू 0। देखो माइनसवन का क्वेश्चन है कि mg sin थीटा एक्ट नहीं करेगा। देखो माइनसवन mg sin थीटा तब होता है जब एक इंक्लाइंड प्लेन हो और उस पर मैंने कोई बॉडी रख दी, तो मैं इस बॉडी के वेट को रिजॉल्व करता हूँ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अलोंग द प्लेन। यहाँ ऐसा नहीं है कि इंक्लाइंड प्लेन है और उस पर बॉडी रखी हुई है, ये तो एक रॉड रखी हुई है, रॉड के लैडर रखी हुई है। तो यहाँ उस रेजोल्यूशन की और जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल लैडर है। सर वैसे अगर हम रिजॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे ही आप करते थे, यहाँ इस वेट का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। सर सपोज हमको n1 को ये y एक्सिस के उसमें रिजॉल्व करना है तो किसे? n1 को, नॉर्मल रिएक्शन n1। भाई n1 किस एक्सिस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है हर्षित? सर x एक्सिस के। तो इसका y कंपोनेंट कितना आएगा? 0 0। इसको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ, n माइनस n2 cos थीटा इज इक्वल टू f cos थीटा आ जाएगा ना, अगर हम वो ले लें रेजोल्यूशन। जरूरत नहीं पड़ेगी उन सब चीजों की। जरा देखो एक स्टेप और देखो, ये आया समझ में? x के लॉन्ग f माइनस n1 इज 0। इफ सपोज वो एंगल 90 डिग्री नहीं होता और एक्यूट होता तो क्या करते? रिजॉल्व करते हैं, फिर आप x और y के लॉन्ग रिजॉल्व करते, x कंपोनेंट लेते, y कंपोनेंट लेते। मान लीजिए यहाँ जाता तो उसका एक x कंपोनेंट होता, एक y कंपोनेंट होता। कंपोनेंट तो याद करने आते हैं आपको ना, जिस डायरेक्शन मिल देगा वहाँ कॉस हो जाता, परपेंडिकुलर साइन। ओके ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। लॉन्ग टोटल n1 ना एक्ट कर n1 का एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा होता। इसी तरह से जब आप y एक्सिस के लॉन्ग सॉल्व करोगे, सो अलोंग y एक्सिस वी हैव टू फोर्सेस, अ फोर्स n2 एंड अ फोर्स w, both are acting in opposite direction. So the net force along y axis is it's n2। सर आपने x एक्सिस में फ्रिक्शन माइनस n1 लिखा, तो उसमें हम n1 को भी पॉजिटिव ले सकते थे ना? मर्जी, आप n1 minus f भी लिख सकते हो। S w are acting in opposite direction, तो मैंने n2 minus w 0 ले लिया। अब्दुल्ला बताओ क्या डाउट है? अरे w w वेट 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 है, वेट ऑफ द बॉडी, ये जो वेट एक्ट कर रहा है। सो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। अच्छा अब ये कौन बताएगा? यश मुझे बताओगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, 3 पॉइंट्स के ऑप्शंस हैं, रखेंगे वैल्यू रख देंगे अब्दुल्ला, अभी तो मैं नहीं रख रहा वैल्यू। अच्छा चलो वेट की वैल्यू रख देते हैं। भाई मास कितना गिवन है लैडर का? 20 kg। कितना? 20 kg। 20 kg। तो n2 हो जाएगा w के इक्वल। इसके बाद अगर यहाँ लिखोगे n2 हो जाएगा 20g, n2 हो गया 200 N। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। इसे हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन 1 करने की। चलो भाई अब्दुल्ला वेट कैलकुलेट कर लिया। अब अगर वेट आ गया तो अब आप आइए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यश मुझे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक्सिस चूज करना है।
तीन ऑप्शन है, मैं एक्सिस ए के अबाउट भी ले सकता हूँ, एक्सिस जी के अबाउट भी ले सकता हूँ, एक्सिस बी के अबाउट भी ले सकता हूँ। तो यश मुझे बताओगे किस पॉइंट के अबाउट एक्सिस चूज करना बेस्ट होगा? सर जी। जी के अबाउट। ओके, अनुभव जोशी, तुम बताओगे किस पॉइंट के अबाउट एक्सिस चूज करना बेस्ट रहेगा इस प्रॉब्लम में? सर ओरिजिन जहाँ पे वो फ्लोर और वो लैडर ये वॉल मीट कर रहे हैं। ए कह रहे हो ना? यस सर। क्यों अनुभव ए के अबाउट ही क्यों लेंगे? क्योंकि सर वहां से वो फोर्सेस निकालना आसान होगा ना। अगर हम सेंटर में ले लेंगे तो एक लेफ्ट लेना पड़ेगा, राइट लेना पड़ेगा, पर जब ए में लेंगे तब दोनों राइट लेना पड़ेगा। आंसर सही है, आर्गुमेंट गड़बड़ है। कैस्पल तुम बताओगे ए पॉइंट क्यों चूज करेंगे? ए फिक्स्ड है सर एवन इक्विलिब्रियम के लिए। जी भी फिक्स्ड है, बी भी नहीं हिल रहा कहीं। मानस बताएगा, मानस। अच्छा चलो ऐसे रखता हूं मैं क्वेश्चन, ए पॉइंट के अबाउट कितनी फोर्सेस की वजह से टॉर्क जीरो होगी? टू। ये रीजन भाई, ए से दो फोर्सेस पास हो रही हैं, एफ बी और एन टू बी। मैंने बताया था अगर किसी पॉइंट से फोर्स पास हो जाए तो उन फोर्सेस की वजह से टॉर्क जीरो हो जाती है। अगर मैं पॉइंट ए चूज कर लेता हूं, दो फोर्सेस की टॉर्क जीरो हो जाएगी, मींस तुम्हारी कैलकुलेशन कंपैरेटिव इजी हो जाएगी। तो मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम ले रहा हूं ए के अबाउट, मींस एक्सिस ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ये एक्सिस, ये एक्सिस है, ऐसे जा रहा है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट में ले रहा हूं। तो यहां जब हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, पहले कैलकुलेट करना है टॉर्क N2 की वजह से। ये मुझे मेत्री बताएगी। मेत्री बताओ जरा, N2 की वजह से ए के अबाउट टॉर्क क्या होगी? N2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सर जीरो। जीरो, वेरी गुड। फ्रिक्शन भी यहीं से पास हो रहा है भाई, फ्रिक्शन के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। सिखाया था कि अगर एक्सिस से फोर्सेस पास हो जाएं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाता है। बचा क्या? W। W के लिए मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। भाई ये पूरा कितना गिवन है? 1 मीटर। तो 1 मीटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से जाएगा, हाफ हाफ दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, 0.5 हो जाएगा। तो जब आप वेट की वजह से लेंगे, इट्स W इंटू 0.5। जानवी मुझे ये बता दो कि ये वेट इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा या एंटी क्लॉकवाइज? जानवी, वेट 0.8 एक मिनट, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। ये रॉड है ए पॉइंट पर, यहाँ पर नहीं सर, क्लॉकवाइज। ऐसे नीचे खींचोगे ना तो ऐसे तो रोटेट करेगा, नीचे खींचोगे तो क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, और क्लॉकवाइज रोटेशंस नेगेटिव होते हैं। तो ये आ गया माइनस, और ये N1 लिए सर ये जो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को हम वो लेते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिव, तो उसको हमने खुद लिया है वो, या फिर वो लेना ही होता है? यही रूल है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लोगे तो राइट हैंड थंब रूल जब अप्लाई करते हैं तो टॉर्क बाहर आता है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए। एंटी क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क का डायरेक्शन आता है पॉजिटिव जेड एक्सिस, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो टॉर्क का डायरेक्शन आता है नेगेटिव जेड एक्सिस। इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। ओके सर। इसके बाद देखो ये N1 है, N1 का लाइन ऑफ एक्शन। ये क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है? देखो ऐसे पेन पकड़ो, ए पॉइंट पर फिक्स करोगे ना, जहां एक्सिस है वहां फिक्स कर देते हैं। ओके सर, गॉट इट। नीचे खींच रहा है तो क्लॉकवाइज। अब इसके बाद N1, अब N1 और एक्सिस के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस और N1 के बीच में। तो
n1 और एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? देखो ये पूरा रॉड की लेंथ कितनी, लैडर की लेंथ सर 3 मीटर। सर लेंथ नहीं दे रखी है सर, हाइपोटेन्यूज से निकालना पड़ेगा। लैडर की लेंथ तो दी हुई है 3 मीटर, और ये वाला पूरी लेंथ गिवन है आपको 1 मीटर। सर वो लेंथ लैडर की दे रखी है या फिर हाइट की दे रखी है? लैडर की लेंथ, ओके। ये आपको कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट किया जा सकता है ना, हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये वाली साइड हो जाएगी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज √8 2 √2 मीटर। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट कर लेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 2 √2 मीटर। इसमें आप लिख सकते हैं भाई, ये देखो ये n1 है, ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ n1 and this is the axis of rotation. So the perpendicular distance between line of action of n1 and perpendicular distance is this. ये perpendicular, ये distance, ये कितना आएगा? ये आएगा 2 √2 मीटर। तो इसे आप लिख सकते हैं प्लस n1 इंटू 2 √2 इज इक्वल टू, ये रोटेशन अगर आप देखोगे n1 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ फिक्स किया, n1 हॉरिजॉन्टली एक्ट कर। दोबारा देख लीजिए, ये n1 का डायरेक्शन है, ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में इतना आ जाएगा जितना ये वॉल की हाइट आ रही है 2 √2। सो इसको आप लिख सकते हैं -w इंटू 0.5 प्लस n1 इंटू 2 √2 इज इक्वल टू। भाई क्लियर है ना? सर हम W की वैल्यू पे तो डाल सकते हैं। W की अभी डालेंगे, सब डालेंगे। वेट कितना है? 20 G 200, तो W की जगह 200 रखते हैं। सर ये n1 आपका एंटी क्लॉकवाइज कैसा है? देखिए आप इसको यहाँ पर फिक्स करिए, A पर फिक्स करिए, n1 हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है, तो रोटेशन कैसा मिलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। हम रोटेशन देख रहे हैं ना हर्षित। सर मतलब ये कह सकते हैं ना कि मतलब चाहे हम रोटेशन राइट को करें या नीचे को करें, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे अप को करें और राइट को करें, लेफ्ट को करें। दोबारा बोलो हर्षित, तुम कुछ गड़बड़। सर तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे रोटेशन हम या तो लेफ्ट को करें या अप करें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। दैट डिपेंड्स सिंपली कि आपने एक्सिस कहाँ लिया हुआ। सर मतलब इस कंडीशन में पूछ रहा हूं। अब ये जनरल नहीं है, ऐसे मत याद रखो। तो जो तुम कंक्लूड करते हो ना, हम कंक्लूड करते हैं जनरल चीजें, लेकिन जो चीज जरा सा चेंज करने से चेंज हो जाए हम कंक्लूजन नहीं करते। तो ये तुमने A पर फिक्स किया, इस पर्टिकुलर केस में n1 लेफ्ट में एक्ट कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यहाँ से कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं आ रहा जो कंक्लूजन याद रखा जा सकता है। जैसे हम राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हैं। R क्रॉस F लेना होगा। तो देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ये डायरेक्शन है, ये एक्सिस है ना आपका, और ये फोर्स है, तो ये डायरेक्शन है R का, ऐसे रख लिया और फोर्स की तरफ कर्ल कर दिया। थंब आपका आउटवर्ड्स आ रहा है, पॉजिटिव Z एक्सिस। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। बच्चे अगर एकदम से ना मेरी वीडियो या मेरी वॉइस चली जाए तो एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक किया करो, लॉग आउट कर दोबारा लॉग इन किया करो। मेरे एंड से प्रॉब्लम कम होती है, और ये सबके लिए। अगर एकदम से मेरी आवाज आनी बंद हो जाए, वीडियो आनी बंद हो जाए, तो वो प्रॉब्लम। सर आवाज तो क्लियर आ रही है, बस वीडियो नहीं आ रही। आप समझा रहे थे ना वो रूल, वो देखना था। कनेक्शन की वजह से इशू होता है, तो उसे एक बार लॉग आउट कर लॉग इन कर लो। ओके सर, आप कुछ कराइएगा। So -200 into 5 जब लोगे, that comes out to be 100. तो यहाँ से n1 आ जाएगा, it's 100 by 2 √2. So n1 आ गया, it's 50 by √2.
ये N1 है विच इज 50/√2 न्यूटन, ये N2 है विच इज 200। इसे 3 इस 3 को 1 में रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा फ्रिक्शन भी 50/√2 आ जाएगा। चलिए भाई इतना लिख लीजिए। इसमें रोटेशन के लिए फ्लोर लोड की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को कहीं एयर में भी सस्पेंड कर दें और आप उसे घुमा दें, तो तब भी आपको कितना, तीनों शेप्स आप ले लो, एयर में रख दो और उसमें आप घुमाने की कोशिश करो, तो सबसे आसानी से स्फीयर रोटेट करेगा। तो वो कांटेक्ट का कोई मतलब नहीं, कांटेक्ट कहीं तो रोल प्ले नहीं करेगा। जो रोल प्ले करेगा उसका शेप प्ले करेगा, इसका साइज प्ले करेगा, एक्सिस प्ले करेगा, किस एक्सिस के अबाउट हम इसे रोटेट करें। तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही, मैं एक बार और इससे डिस्कस कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एनालॉग है मास का। जो काम स्ट्रेट लाइन में मास करता है, रोटेशन में वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। ये रोटेटिंग बॉडी की इनर्शिया डिफाइन करता है। ये एग्जांपल अगर आप देखो, 3 मासेस हैं अलग अलग शेप्स के, लेकिन मासेस सेम है तीनों बॉडीज के। आप इन तीनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों एक ही तरह से ट्रांसलेशन में आ जाएंगे। मीन्स साइज अलग अलग है बट मासेस सेम है। तीनों को मूव कराने के लिए सेम फोर्स की जरूरत होगी। तो ये बताता है आपको कि स्ट्रेट लाइन मोशन में मास कंट्रोल करता है इनर्शिया को, बट रोटेशन में ये 3 अलग अलग शेप्स हैं, मासेस सेम है, लेकिन तीनों को रोटेट करने में अलग अलग टॉर्क अप्लाई करनी है। स्फीयर को रोटेट करने में सबसे कम टॉर्क अप्लाई करनी होगी। सो सेम मासेस है, फिर भी अलग अलग एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर मास इनर्शिया को कंट्रोल नहीं करता, कोई और क्वांटिटी है जो इनर्शिया को कंट्रोल करेगी, एंड दैट क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। नॉट जस्ट शेप एंड साइज, ये क्वांटिटी एक्सिस पर भी डिपेंड करेगी। तो मैंने कॉइन का एग्जांपल दिया कि अगर मैं एक कॉइन लूँ, उसको सेंटर के अबाउट रोटेट करूँ, ऐसे रोटेट करूँ, या मैं कॉइन को उसके डायमीटर पर रख दूं और फिर रोटेट करूं। डायमीटर पर कॉइन देर तक रोटेट करता है, इसका मतलब है डायमीटर के अलोंग कॉइन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपैरेटिव कम। सो क्वांटिटी व्हिच कंट्रोल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंट्रोल इनर्शिया फॉर रोटेटिंग बॉडी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना लिखिए, फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, क्लास कैलकुलेशंस कल से स्टार्ट करेंगे। इतना लिख दीजिए। और रोटेशन में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वांटिटी इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर तो अब हम रोटेशन में मास की जगह इनर्शिया टर्म यूज करेंगे? जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करें। जहां जहां मास आता था वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना शुरू। सर जी क्या सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो मिल जाएगा? फोर्स टॉर्क आ जाएगा। अच्छा, अब कर दूं इसे? सर अभी आपने क्या कहा कि कॉइन को अलग अलग एक्सिस पे रोटेट करने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस वाले का ज्यादा होगा, डायमीट्रिकली या फिर वो जो फ्लैट रखा हुआ है? के अबाउट कम होगा। सर डायमीट्रिकली ना, मतलब जब डायमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे तब कम होगा? कम होगा। कॉइन को डायमीटर के अबाउट रोटेट करना आसान होता है, मींस डायमीटर के अबाउट इनर्शिया कम होती है। सो इसे फिर मैं रब कर रहा हूँ, सारा रब कर दूं तो आपको समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, रोटेटिंग बॉडी का इनर्शिया कंट्रोल करेगा। अब एक चीज और लिखिएगा, अब क्या लगता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है? सर शेप, साइज एंड एक्सिस। वेरी गुड। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन शेप पर डिपेंड करेगा, मास पर भी डिपेंड करेगा, शेप पर भी डिपेंड करेगा,
साइज पर भी डिपेंड करेगा और एक्सिस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करते हैं। आखिर की जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये मास पर डिपेंड करता है। और तो शेप पे कैसा, अगर हम कंपैरेटिवली लास्ट पर हम कोई बड़ा स्फीयर लेते हैं और जैसे आपने लास्ट टाइम एक रेक्टेंगुलर बॉडी ली थी 1 kg की, सपोज मास सेम है लेकिन साइज वेरी कर रहा है और इस बार भी स्फीयर बड़ा है, इस बार स्फीयर बड़ा है उससे, सर तो आराम से तो स्फीयर ही घूमेगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा ना, कम हो जाएगा। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यही करना है, हर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको। तो आपको दिखेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो आसानी से रोटेट करेगा। आज तो अब नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में करके दिखाते हैं आपको, उस चीज को कैलकुलेट करेंगे, ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप। सर आपने क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? हाँ, ये जो है ना शेप, साइज एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको कंबाइन करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास लिखते हैं। ओके सर। अब्दुल्ला सर्कुलर स्टार्ट करूंगा मैं, सर्कुलर। चलिए आज इसको यहीं छोड़ते हैं। सर सर अगर मान लीजिए हमारे पास 2 मासेस हैं, इक्वल मासेस हैं, एक में मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड में, एक में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करना हो तो अलग होगा। अब वो कितना होगा वो तो डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, अलग अलग होगा। एग्जैक्टली क्या होगा वो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मास। तो ये सब डिस्कशंस हम कल करते हैं। कल जब स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशंस तो आपको दिखना शुरू होगा फॉर्मूला कैसा है, तब आप बेटर डिसाइड कर पाओगे कि ओके वेरी कैसे। तो आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।